कुछ आउटपुट के साथ दिक्कत है। और अभी अभी खबर आ रही है कि ऋषि सुनक ने भारत लौटते ही एक इंटरव्यू दिया है जो जल्दी ही ANI पर प्ले होने वाला है, ये जानकारी भी मिल रही है। विशाल से मैं समझ रहा था, देखिए अंतर क्या होता है, डिप्लोमेसी क्या कहती है, डिप्लोमेसी में हर एक बात का महत्व हो रहा है, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या खाना परोसा गया, कितनी आत्मीयता थी, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसे थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी या चेहरे पर तमतमाहट थी, सब कुछ देखा जाता है। इसी का नाम डिप्लोमेसी है, इसी का नाम कूटनीति है। इसीलिए जो है मैं विशाल से पूछ रहा था, देखिए घर आने जाने का सिलसिला भारत और अमेरिका के बीच शुरू हो गया है। यह बताता है कि हम एक स्तर के दोस्त हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना दोस्ती में आंख से आंख मिलाकर बात करना, हाथ से हाथ मिलाकर बात करना, ये तमाम उसी तरह की टेक्निक होती है जिनका द्विपक्षीय वार्ता में जो है सामने निकल कर आती है, डिप्लोमेसी के अंदर सामने निकल कर आती है। मॉरिशस एक ऐसा देश जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा देश जो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से जो लोग वहां पर बसे गए, मॉरिशस हमारे यहां से गए, और अब एक वहां पर ये कहे कि बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है तो गलत नहीं होगा। प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। प्रणय, सबसे पहले शुरुआत में यही करता हूं कि मॉरिशस के साथ हमारे टेबल पर क्या क्या महत्व भारत और मॉरिशस के ह्यूमन रिश्तों का और डिप्लोमेटिक रिश्तों का। देखिए, अगर नेबरहुड की बात की जाए दीपक जी, तो मॉरिशस भारत के लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाहे हिंद प्रशांत की रणनीति के लिहाज से बात की जाए, उसकी लोकेशन के हिसाब से बात की जाए, कई लिहाज से भारत के लिए काफ़ी एक रणनीतिक जो पोस्ट होती है वो हो सकती है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट कहा जा सकता है उसे भारत के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर न केवल भारतीयों की एक बड़ी संख्या और बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है, इसके अलावा हिंद प्रशांत में जो मॉरिशस की स्थिति है उसके लिहाज से भी वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक जगह है। और यही वजह है कि आप देखें, इससे पहले भी कई बार हमेशा भारत ने मॉरिशस को एक खास अहमियत दी है और इसीलिए G20 जैसे बड़े आयोजन के अंदर मॉरिशस वहां पर मौजूद है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि वो मुल्क भारत ने खासतौर पर इस चीज की कोशिश की है कि ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर वो इस G20 की बैठक को बना सके। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता की शुरुआत ही जो है वो ग्लोबल साउथ के समिट के साथ में की थी, और उसमें छोटे उन देशों का प्रतिनिधित्व भी मॉरिशस करता है जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, G20 जैसी बड़ी टेबल के ऊपर नहीं है। तो भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं खासतौर पर इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो। और मॉरिशस के लिहाज से अगर अभी हम बात करें, हिंद प्रशांत की रणनीति के लिहाज से भी बात करें, चीन को मात देने की भारत की जो रणनीति है उसके लिहाज से भी अगर बात करें, तो न केवल भारत के लिए बल्कि जो इंडो पैसिफिक की पूरी स्ट्रैटेजी है, खासतौर पर अमेरिका के लिए भी, दुनिया के विकसित मुल्कों के लिए भी, जिसके लिए वो तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ आ रहे हैं, उनके लिहाज से भी मॉरिशस एक महत्वपूर्ण जो किरदार है उसके तौर पर उभर सकता है। और यही वजह है कि इस टेबल के ऊपर उसे भी अपनी बात कहने का, उनसे मिलने का, उन तमाम चीजों को बताने का मौका मिलेगा। तो इसमें कई लिहाज से कहा जाए कि भारत ने न केवल मॉरिशस को मौका दिया है बल्कि अपने एक रणनीतिक साझेदार को भी अपनी टेबल के ऊपर साथ बैठाया है। जी, हम इंडो पैसिफिक, नया सामरिक, ग्लोबल साउथ काफी सुनते हैं, मुझे बड़ी आसान भाषा में समझाइए, चीन को हम इससे कैसे, मतलब चीन को हम किस तरह से घेराबंदी कर पाएंगे? क्योंकि चीन शी जिनपिंग आ नहीं रहे हैं, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंडो पैसिफिक और क्वाड, ये दो शब्द बड़े सुनने को आ रहे हैं प्रणव, तो आप समझाइए दर्शकों के हिसाब से कि ये क्यों किया जा रहा है और इससे सामरिक दृष्टि से विश्व का माहौल कैसे बदलेगा, चीन की दादागिरी कितनी कम होगी? देखिए दीपक जी, एक बड़ी देखिए दीपक जी, अगर आप भारत के नक्शे को कभी उल्टा करके देखें ग्लोब के अंदर या गूगल मैप्स के ऊपर, तो आपको ये दिखेगा कि भारत का जो नॉर्थ में, जहां से हम अपनी रणनीति आमतौर पर तय करते हैं कि हम चीन और पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, लेकिन अगर भारत का आप दक्षिण हिस्सा देखें, नक्शे को उल्टा करके देखें, तो आपको लगेगा कि भारत के पास कितना खुला आसमान है, या कहा जाए नीला समंदर है उसके दोनों तरफ, उसके ईस्ट कोस्ट में भी और उसके वेस्ट कोस्ट में भी। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल समंदर ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और इसका एहसास न केवल भारत को है बल्कि दुनिया को भी अब बहुत अच्छी तरीके से है। दुनिया का 60% जो कारोबार है, जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो इसी इंडो पैसिफिक से, इस हिंद प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। खासतौर पर जो सप्लाई लाइंस हैं, और खासतौर पर चीन के लिहाज से भी अगर बात की जाए, तो चीन का जो तेल की रसद है वो इसी रास्ते से होकर जाती है, वो उसके अंदर छटपटाहट है, इसीलिए वो ग्वादर के पोर्ट के ऊपर, हम्बन टोटा के पोर्ट के ऊपर, इसके अलावा जो सितवे पोर्ट है उनको हथियाने की कोशिश कर रहा है। वो अलग अलग जगह नाके बनाना चाहता है ताकि उसका ये रास्ता जो है, जहां पर भारत की दखल है, जहां भारत की पैठ है, वो रास्ता उसके लिए कम हो। और हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर अगर आप देखें तो
मॉरिशस हो, सेशल्स हो, मालदीव्स हो, ये छोटे देश हैं, छोटे द्वीप देश हैं, लेकिन इन देशों की खास अहमियत इस लिहाज से भी हो जाती है कि इन देशों के अंदर भारत का एक अलग खास दबदबा है, भारत की एक अहमियत है। और भारत यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो भारत यदि कोई प्रयास करता है, भारत की विकास योजनाएं हैं यहाँ पर, तो भारत को की एक स्वीकार्यता है इन मुल्कों के अंदर। और चीन को पटखनी देने के लिहाज से अगर आप रणनीतिक बिसात जमाना चाहते हैं हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर, तो वहां पर ये जो छोटे छोटे से खाने हैं, ये जो छोटे छोटे से देश हैं, जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़े ना हो, आर्थिक हैसियत के हिसाब से बहुत बड़े ना हो, लेकिन रणनीति के हिसाब से इनकी खास अहमियत है और भारत इनके ऊपर खास तवज्जो दे रहा है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी तक भारत ने अपना प्रभाव जिस तरीके से हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर बढ़ाया है, यही अहमियत है भारत की, जिसकी अहमियत को, जिसके इंपॉर्टेंस को क्वाड भी समझ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को लगता है कि भारत के बिना उसकी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी संभव नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका ने जब केवल ऑस्ट्रेलिया या जापान के साथ मिलकर क्वाड बनाया तो ही उसमें भारत को नहीं लिया, बल्कि उसने यूएई के साथ, यानी भारत के वेस्ट कोस्ट की तरफ अगर आप देखें तो उसने इजराइल और यूएई के साथ जब गठबंधन बनाया तो भी उसने I2U2 बनाया, उस क्वाड के अंदर भी उसने भारत को रखा। तो अमेरिका भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अमेरिका की बात हम इसलिए कर रहे हैं दीपक जी, क्योंकि अमेरिका को दुनिया का एक तरीके से सुपर पावर तो वो है ही सही, लेकिन दुनिया के ग्लोबल अफेयर्स में उसका अपना एक अलग दबदबा है। तो ऐसे में भारत ने मॉरिशस जैसे छोटे देश को जिस तरीके की अहमियत देते हुए इस बड़े मंच के ऊपर आमंत्रित किया है। भारत जिस तरीके से हमेशा कहता रहा है, आपने भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी काफी समय कवर की है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग करते रहे दीपक जी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत हमेशा अपने साझेदारों को कैसे लेकर चलता है। ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर इस मंच के ऊपर बैठकर भारत ने जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया है, उसकी अहमियत तमाम छोटे देश भी अच्छी तरीके से समझते हैं। वो भारत ही है जिसने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल होने पर जोर दिया है। तो इसलिए भारत के इस दबदबे को, भारत की इस अहमियत को ये छोटे देश भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। छोटे से आकार, न केवल आकार और आबादी के लिहाज से बल्कि आर्थिक रूप से भी, क्योंकि G20 एक बड़ा आर्थिक मंच है और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है तमाम छोटे मुल्कों के सामने, वो है पोस्ट कोविड वर्ल्ड की समस्याओं से जूझना, वित्तीय समस्याओं से जूझना, क्योंकि दुनिया भर के अंदर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। और इसीलिए भारत ये कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड बैंक, ये जो IMF, ये जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनमें अब सुधार करने की जरूरत है। ये वो जमाना चला गया। इन्हें बदले वक्त की बदली जरूरतों के मुताबिक लोगों को फाइनेंशियल सुविधाएं देने के लिए अपने ढांचे के अंदर बदलना होगा, साथ ही UN में बदलाव करने होंगे, तो जो कि दुनिया की मौजूदा वास्तविकता के अनुरूप हो। और भारत की इस बात का जो रेजोनेंस है, इसकी जो प्रतिध्वनि है, वो दुनिया के इन तमाम छोटे मुल्कों को भी लगता है कि कोई है जो हमारी तरफ से हमारी बात भी कह रहा है इस बड़ी टेबल पर। जी ठीक है। डिप्लोमेसी मैंने जिसे सीखनी शुरू की थी विशाल, तो मुझे वो हमेशा ये बात कहते थे, जब किसी देश जाओ तो जाने वाला एक्सपेक्ट करता है आए हो क्या लेकर आए हो, और जा रहे हो क्या देकर जाओगे। ये बड़ा सीधा है, जिसको हम कहते हैं ना गिव एंड टेक। हिंदुस्तानी भाषा के अंदर लेन देन का जो है अब हमारे बीच समझौता हो चुका है, या हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। विशाल, मैं आपसे, आप राजनीति भी कवर करते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा G20 की ये जो धमक साल भर सुनाई दी है, ये धमक कितनी दूर तक जाएगी आने वाले समय को देखते हुए? देखिए दीपक जी, क्योंकि G20 को जिस तरह से